बहुत ही बुनियादी सा सवाल है कि जब मैं आपकी इस किताब की प्रीफेस पढ़ रहा था तो कई जगह तो मुझे लगा कि ये कहानी जो आप बता रहे हैं, दरअसल ये कहानी तो हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की कहानी है कि हम भले ही दिल्ली के अंदर बैठ के या मुंबई में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन हमारा प्रदेश और उसके लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसा बर्ताव होता है, जिसका आपने वर्णन किया, तो कई बार तो आदमी बहुत भावुक हो जाता है। वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से आपको इस किताब को लिखने के लिए प्रेरणा मिली और आपने इस किताब को लिखा? बहुत अच्छा सवाल है आशुतोष। एकदम सीधा सीधा इसका जवाब है, क्योंकि इतने सारे काम के कमिटमेंट्स की वजह से वक्त नहीं निकल पाता, तो मैं देहरादून गया और वहां पर 6, 7, 8 दिन अपने आप को एक जगह पर बंद करके मैंने इस किताब का प्रीफेस लिखा, व्हाई आई रोट दिस बुक। और ये दर्द मुंबई से ही शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं 2003 में मुंबई पहुंचा अपने एक संपादक की भूमिका में वहां पर एडिटिंग सेटअप करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे एक कैंपेन के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। और ये आमंत्रण संजय निरुपम का था, जो उस समय शिवसेना में थे, और कैंपेन उसमें बहुत सारे लोग थे, उद्धव ठाकरे थे, और उसमें मुझे भी बोलना था। और वो था मी मुंबईकर। तो आप सब लोगों को याद होगा कि ये वो कैंपेन था। उससे पहले आना जाने का सिलसिला था मुंबई से, लेकिन गहरा रिश्ता नहीं था जो हमेशा के लिए बन गया। और वहां से मैंने महसूस किया कि हम सब माइग्रेंट्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। तो वहां से वो दर्द मैंने महसूस किया। फिर वापस आ गया दिल्ली काम की वजह से, फिर घटनाएं होते हुए देखी, तो वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चलता रहा। लंबी कहानी है, आपने पढ़ी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि लोग पढ़ें और उस दर्द को समझ पाएं कि मैं तो बहुत गर्व से कहूंगा कि मैं एक भैया हूं, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। जबकि लोगों ने अपनी अपनी फील्ड्स में कितना नाम कमाया, कितनी शोहरत कमाई, और उसके बाद भी एक इतना बड़ा वर्किंग क्लास जो है वो शहर को चलाता है, और फिर भी आप उसको उसकी नजर से देखते हैं कि उसने किसी का रोजगार छीन लिया। अब आते हैं कोरोना की दूसरी लहर पर उत्तर प्रदेश में। उस समय एक निर्णय आया। आज देखिए, वो चुनाव का मुद्दा नहीं है, हम लोग चुनाव पर भी चर्चा कर रहे हैं। उसमें कहा गया कि राज्य सरकार स्किल मैपिंग करेगी। याद है आप सब लोगों को? यानी कि लोगों को उनके काम की काबिलियत पता करके ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि वो अपने ही यहाँ रुककर काम करे और प्रदेश की प्रगति कराए, उसकी तरक्की कराए। वो मजबूर नहीं हो किसी और जगह जाकर काम करने के लिए, और जो प्रताड़ना उनको कभी कभी सहनी पड़ती है, जो कि गलत है, वो उनके साथ ना हो। फैक्ट क्या है? कुछ नहीं हुआ। एक अनाउंसमेंट हुआ स्किल मैपिंग का, उसके बाद ये चुनाव चल रहे हैं, ये मुद्दा भी नहीं है। अब ये सोचिए कि ये 30, 35, 40 साल पुराना मुद्दा है, क्योंकि यही लोग निकल निकल कर गए, और कहने का लहजा, कहने का अंदाज जो है वो अच्छा नहीं था। तो यही से ये मेरे दिल में ये किताब, तो नहीं कहूंगा उस समय कोई ध्यान भी नहीं था कि किताब की कोई शक्ल लेगा, लेकिन ये मुद्दा मेरे दिल में रहा कि भाई ये क्यों है, और बेहतरीन सफलता हासिल करने के बावजूद ऐसा क्यों है। मतलब टर्न अराउंड स्टोरीज हैं मुंबई में लोगों की या महाराष्ट्र में। तो उनका भी कहना, फिर उन सारे नेताओं से मेरी खूब बहस हुई, खूब बातचीत हुई, जिसमें राज ठाकरे, मैं बता रहा हूँ, खुद शामिल हैं। तो उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि देखिए, ये लोग आते हैं, जगह ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं, अरे भाई आप इस देश में किसी को कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते। ये सारे मुद्दों की जो बारीकियां थी, वो एक कचोट थी मेरे मन में कि कभी ना कभी तो जरूर लिखूंगा इसके बारे में कि सबसे ताकतवर प्रदेश, प्रधानमंत्रियों की गिनती कर लीजिए, पॉलिटिकल डायनेस्टीज की, जैसे आपके नौजवान जर्नलिस्ट अंकुर कह रहे थे, और इलाकों की गिनती कर लीजिए, और फिर ये नौबत, और एक चुनाव अभी चल रहा है, फिर भी आप घूम फिर के वही देखते हैं मुद्दे क्या निकल कर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने स्किल मैपिंग का जिक्र किया। यह भी हाल में कही गई बात, क्योंकि 20 साल पुरानी बात नहीं है। तो आपने एक्चुअली क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, मतलब नोएडा के आगे की कहानी आप बता दीजिए। नोएडा के अलावा दूसरा कोई इलाका उत्तर प्रदेश का बताइए जिसको हम इंडस्ट्रियल बेल्ट कह सके।
है।